रामरती का मन आज बहुत भारी हो रहा था। वह अन्यमनस्क सी बिस्तर पे लेट गई। उसका मन बहुत खिन्न हो रहा था। बेटे रंजन को उसने राघवेंद्र के यहाँ गांव का घी और मधु देने के लिए भेजा था। लौटकर रंजन ने जो बताया वो सुन करके वो बहुत दुखी हो गई। रंजन ने बताया कि माँ, पापा के सामने ही छोटी मम्मी ने कह दिया कि यहाँ मत आया करो। मैं तुम माँ बेटे की शक्ल नहीं देखना चाहती। उन्होंने यहाँ तक कहा कि गांव का घर और खेत तुम लोग छोड़कर चले जाओ, जहाँ जाना हो जाओ। और पापा ने भी कहा कि वो जो कह रही है वो तुम्हें करना पड़ेगा। रामरती ने पूछा, तूने पापा का पैर छुआ था ना? रंजन ने कहा, हाँ माँ, मैंने पैर छुआ था। और पापा ने आशीर्वाद देना तो दूर, रुखाई से पूछा, यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा, माँ ने आपके लिए देसी घी और मधु भेजा है। तो उन्होंने कहा, उससे कह दो मुझे नहीं चाहिए। और तब तक छोटी मम्मी आ गई और लगी खरी खोटी सुनाने। रामरती को वो दिन याद आने लग गए जब वो 14 साल की थी और राघवेंद्र से ब्याह कर इस घर में आई थी। राघवेंद्र तब 8वीं में पढ़ते थे। घर में सास ससुर थे। सास तपेदिक की मरीज थी। संपदा के नाम पर एक कच्चा मिट्टी का घर, 4 बीघे जमीन और एक जोड़ी बैल थे। ससुर की भी तबीयत ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं थी। खेती बाड़ी उनसे हो नहीं पाती थी। घर की माली हालत बहुत ही खराब थी। रामरती आकर खाना बनाने और घरेलू काम अपने जिम्मे ले लिया तो सास को कुछ राहत हुई, पर बाहर के हालात तो अब भी वैसे ही थे। 2 साल बीते। राघवेंद्र 10वीं में पहुंच गए और तपेदिक ने सास को निगल लिया। जाते समय सास आशीष देकर गई। बोली, बेटी, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब तेरे नसीब में सुख ही सुख होगा। राघवेंद्र की पढ़ाई में बाधा न आए, इसलिए रामरती अब बाहर में भी ससुर के कामों में हाथ बटाने लग गई। निराई दवाई सब देखने लगी। साथ में ससुर के लिए खरमिटाव, खाना सब पहुंचा दिया करती थी। उसे मशीन की तरह खटते देख राघवेंद्र कहते थे, रामरती, बस एक बार मुझे नौकरी में आने दो, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। रामरती मुस्कुरा देती थी, पर राघवेंद्र की ये बातें उसे अंदर तक गुदगुदा देती थी। शरीर में नई ऊर्जा आ जाती थी। राघवेंद्र 10वीं फर्स्ट डिवीजन पास हुए। रामरती और राघवेंद्र के बाबूजी बहुत खुश हुए। रामरती अब समझ गई कि राघवेंद्र ऊंचे क्लास में जाएंगे और ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी। रामरती अब घर बाहर सब देखने लग गई। ससुर की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी, अक्सर बीमार हो जाते थे, पर रामरती ने राघवेंद्र पर कभी दबाव नहीं पड़ने दिया। वो सब संभाल लेती थी। राघवेंद्र ग्रेजुएशन करने शहर गए। रामरती ने 2 भैंसें खरीद ली और उन्हें पालना शुरू किया। अनाज बेचने लग गई, साथ में दूध भी बेचने लग गई और राघवेंद्र के लिए पैसे का अरेंजमेंट करने लग गई। पत्र में उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती। घर की माली हालत हालांकि राघवेंद्र से छुपी नहीं थी, पर कभी भी उन्हें कोई तनाव की बात नहीं लिखती थी। रामरती के बाबूजी ने शादी से पहले उसे 4वीं तक पढ़ा दिया था, जिससे चिट्ठी चौपाती लिख लिया करती थी और राघवेंद्र से उसकी चिट्ठी से बात हो जाया करती थी। ये सब करते कराते राघवेंद्र ग्रेजुएशन भी फर्स्ट डिवीजन पास हुए। रामरती को अब मंजिल करीब दिखने लग गई। राघवेंद्र घर आते तो खेती, भैंस, ससुर सबको देखने के बाद भी रामरती राघवेंद्र के पैर दबाना, सर पर तेल रखना कभी नहीं भूलती थी। राघवेंद्र कभी कभी कह उठते थे कि मैं कैसा नकारा पति हूँ, मेरे रहते तुम्हें ये सब करना पड़ता है। तो रामरती जवाब देती, जब आप अच्छी नौकरी पा लेंगे तब मेरी तपस्या सफल हो जाएगी। आपको बड़ा आदमी बनते देखना ही मेरा लक्ष्य है। इसी दौरान ससुर जी चल बसे और रामरती को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम रंजन रखा।
राघवेंद्र अब कंपटीशन की तैयारी में जुट गए। उन्होंने शहर में एक कोचिंग ज्वाइन कर ली और उसी कोचिंग में मालती भी पढ़ती थी। दोनों में पढ़ाई डिस्कस होने लग गया। डिस्कस होते होते नज़दीकियां बढ़ने लग गईं। इन सब से बेखबर रामरती अपनी तपस्या में लीन थी। राघवेंद्र जब जितना पैसा बोलते रामरती भेज देती। राघवेंद्र की मांग कभी कभी उसकी पहुंच से बाहर होती तो वो शादी के साथ में मिले एकाध गहने बेचकर उसे पूरा करती। अब राघवेंद्र के पत्र कम आने लग गए। आते भी तो पैसे की मांग, पढ़ाई की मजबूरी, और अब उनमें रोमांस की बातें कम होने लग गईं। कम क्या, बिल्कुल ही नहीं होती थी। लेकिन रामरती ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो बस राघवेंद्र की पढ़ाई में डिस्टर्ब न हो इसी बात का ध्यान रखती। राघवेंद्र की ज़रूरतें कैसे पूरी हो इसी की चिंता करती रहती थी। राघवेंद्र की मेहनत सफल हुई और रामरती की तपस्या ने अपना रंग दिखाया। राघवेंद्र का चुनाव पीसीएस में हो गया। उन्होंने रामरती को एक संक्षिप्त सा पत्र लिख दिया और इसकी सूचना दे दी और नौकरी ज्वाइन करने की मजबूरी बताकर घर आने में असमर्थता जाहिर की। अब उन्हें अनपढ़ देहाती रामरती अच्छी नहीं लगती थी। रामरती बहुत उल्लासित तो हुई, पर आने वाले विपदा का उसे रंच मात्र भी अंदेशा नहीं था। राघवेंद्र के साथ मालती का भी चुनाव हो गया और दोनों की ट्रेनिंग पोस्टिंग साथ में ही हुई। राघवेंद्र के अब पत्र आने बिल्कुल बंद हो गए थे। रामरती ने कई बार पत्र लिखा जिसे राघवेंद्र बिना पढ़े ही डस्टबिन में डाल देते। इंतजार में रामरती के 2 साल बीत गए। रामरती का बेटा रंजन स्कूल जाने लग गया। एक दिन उड़ती सी खबर आई कि राघवेंद्र ने शहर में दूसरी शादी कर ली। रामरती का तो मानो बना बनाया सपनों का महल चूर चूर हो गया। कई पत्र डाले, किसी का जवाब न आया। कई साल बीत गए। राघवेंद्र न कोई सुध लिया और न कोई खबर ली। करते कराते राघवेंद्र का बेटा 10वीं में पहुंच गया। रामरती राघवेंद्र से बात करना चाहती थी, पर करे तो कैसे। राघवेंद्र पत्र का जवाब देते नहीं थे और रामरती को राघवेंद्र का पता ठिकाना कुछ पता था नहीं। एक दिन उसने अपने बेटे को बताया। उसका बेटा इंटरनेट पे अपने पापा का पता ठिकाना ढूंढा और माँ को बताया तो माँ ने गांव के एक आदमी के साथ उसे शहर में भेजा। साथ में चिट्ठी लिखी कि आप तो नौकरी पाते ही मुझे भूल गए, कम से कम बेटे की तो सुध लिए होते। खैर, मैं आपके लिए घर का घी और मधु भेज रही हूँ और आप कभी कभी तो चिट्ठी लिख दिया करिए। आपने दूसरी शादी कर ली, पर आपकी एक पुजारन यहाँ भी तप कर रही है। कभी कभी तो उसे भी याद कर लिया करिए। मेरे लिए वही बहुत है। आप जहाँ रहें सुखी रहें। आपके सुखी होने की खबर से ही मैं सुखी रहती हूँ। बेटा गया और बेटे ने आकर जब हालचाल सुनाया तो रामरती का मन बहुत खराब हो गया। बिस्तर पर निढाल हो गई और आंखों से आंसुओं का सैलाब जो इतने दिन रुका हुआ था बांध तोड़कर फूट निकला। हिचकियां बंध गई। बहुत देर तक पड़े पड़े रोती रही। फिर ख्याल आया कि अरे बेटे के लिए तो खाना बनाना है, और तुरंत आंसू पोंछकर बेटे के लिए खाना बनाने में लग गई। उसकी अपनी तो कुछ खाने की इच्छा बची नहीं थी। बेटे ने माँ को रोते हुए देखा पर कुछ बोला नहीं। समझ गया था कि जितना रो लेगी उतना हल्का महसूस करेगी। बेटा माँ का दर्द समझ रहा था। खाना परोसती हुई माँ ने उससे कहा, बेटा तू अच्छे से पढ़ाई कर रहा है ना। बेटे ने कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। पापा तो पीसीएस है ना, मैं आईएएस बनूंगा। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी मुलाजिम आया और रामरती को एक नोटिस पकड़ा गया। रामरती ने पूछा, भैया क्या है इसमें। तो मुलाजिम ने कहा कि एसडीएम साहब ने नोटिस भेजा है, आप ये घर और ज़मीन खाली कर दें।
रामरती पर तो वज्रपात से कम नहीं था। बेटा घर आया तो रामरती उसको नोटिस दिखाई। नोटिस देखकर बेटा बोला, माँ ये लीगल नहीं है, तू पहली पत्नी है और तेरा इस पर हक है, दूसरी मम्मी का कोई हक नहीं है। तू चिंता मत कर, इस नोटिस से कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रामरती बोली, नहीं बेटा, मैं कोई केस वेस नहीं करूँगी। अब मैं उनके जीवन में नहीं हूँ तो उनकी संपत्ति में भी मैं नहीं हूँ। मेरा इस संपत्ति पर कोई हक नहीं बचा और न मैं कोई हक जताऊंगी। रामरती ने अपने शादी के गहने बेच दिए और 1-2 बीघे की ज़मीन खरीद ली। उस पर एक छोटा सा घर बना लिया और अपनी भैंसें जो अब 2 से बढ़कर के 6 हो गई थी, उन्हें लेकर घर खाली कर दिया और पति को पत्र में लिख दिया कि मैं आपको मुक्त करती हूँ। आपकी ज़मीन और वो घर जिसमें कभी मैं डोली से उतरी थी, खाली कर दिया। नए घर में प्रवेश के बाद रामरती बेटे से बोली, बेटा मैंने एक तपस्या की थी तेरे बाप को अफसर बनाने के लिए। तेरी माँ की हड्डियों में अभी भी बहुत दम है। तुझे अपने बाप से भी ऊंचा ओहदा हासिल करना है। रंजन आंखों में आंसू लिए माँ के सिर पर हाथ रखकर बोला, माँ मैं तुझे IAS बनकर दिखाऊंगा, तेरी कसम खाता हूँ माँ। समय बीतता गया। राघवेंद्र पर भ्रष्टाचार का मामला बना। जिस जांच अधिकारी के सामने उसकी पेशी थी, उसका नाम रंजन था। रंजन बहुत सख्त ऑफिसर था। उसने राघवेंद्र को अच्छी खरी खोटी सुनाई। राघवेंद्र उस ऑफिसर को सेट करने के चक्कर में उसके घर जाने का विचार किया। काफ़ी दिन हो गए थे। राघवेंद्र रंजन को पहचान नहीं पाया। उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो शादीशुदा नहीं है। घर पर उसकी माँ और बेटा ही रहते हैं। तो पारिवारिक माहौल बनाने के लिए उन्होंने मालती को भी साथ ले लिया और उसके घर चल दिए। IAS ऑफिसर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक संपन्न सी ग्रामीण सी दिखने वाली महिला ने दरवाज़ा खोला। राघवेंद्र को वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। गौर से देखा और आश्चर्य से बोली, अरे रामरती तुम? रामरती ने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा, हाँ मैं रामरती, आपकी पत्नी। और वो IAS जो तुम्हारी जांच कर रहा है वो और कोई नहीं, तुम्हारा बेटा रंजन है, जिसे तुमने घर से बेदखल कर दिया था। राघवेंद्र बोले, रामरती मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हुई है। रामरती बोली, मिस्टर राघवेंद्र, कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप भ्रष्टाचार के मामले में फंसे न होते और जांच अधिकारी की मैं मां न होती तो आप अपनी पत्नी रामरती से माफ़ी नहीं मांगते। माफ़ी आप मुझसे नहीं, जांच अधिकारी की मां से मांग रहे हैं। मैंने अपनी तपस्या से आपको इस मुकाम तक पहुंचाया तो अपने बेटे को आपसे भी ऊंचे ओहदे तक पहुंचाया। रामरती आप पर आश्रित नहीं थी। मैंने आपको दिया ही है, आपसे लिया कुछ नहीं। और इतना बता दूं कि बेटे को मैंने जो संस्कार दिए हैं, आप उसे कागज के टुकड़ों से नहीं तोड़ सकते। आप न किसी शत्रुता या बदले से भयभीत होइएगा और न किसी फेवर की आशा रखिएगा। यदि आप दोषी होंगे तो सामने आएगा और नहीं होंगे तो आपका बाल भी बांका न होगा। अब आप जा सकते हैं। राघवेंद्र हक्का बक्का सा रामरती को देख ही रहा था कि तभी रंजन की गाड़ी पोर्टिको में आ रुकी। दरवान ने लपक कर दरवाज़ा खोला। रंजन बाहर आया। सामने राघवेंद्र और मालती को देखकर पूछा, मिस्टर राघवेंद्र आप यहाँ? अच्छा, शायद सेटिंग करने आए हैं। चलिए, अब आ ही गए हैं तो आपको अपनी माँ से मिला दूँ, माँ का परिचय करा दूँ। ये है मेरी माँ, दुनिया की सबसे नायाब औरत। बच्चों को तो बहुत माएँ पालती हैं। इन्होंने अपने पति को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर PCS ऑफिसर बनाया है और वो स्वार्थी इंसान ऑफिसर बनते ही सबसे पहले दूसरी शादी किया और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। माँ को तो निकाला ही, साथ में अपने बच्चे को भी निकाल दिया।
पर ये माँ हारने वाली नहीं थी। इसने फिर तपस्या की और बेटे को आईएएस बना दिया। रंजन ने राघवेंद्र के सामने अपनी माँ के पैर छुए और गले लगाते हुए बोला, वो स्वार्थी इंसान इस हीरे की कद्र न कर सका। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी माँ मिली, और बहुत अभागा भी हूँ जो मुझे उस इंसान जैसा निकृष्ट बाप मिला। रंजन कुछ और बोलता, इसके पहले रामरती बोल पड़ी, अच्छा बेटा अब चुप रह, घर आए मेहमान हैं, अनादर नहीं करते। रंजन राघवेंद्र की तरफ मुखातिब होकर बोला, मिस्टर राघवेंद्र, अब आप जाइए। आपकी जांच ईमानदारी से होगी, कोई पक्षपात नहीं होगा। यदि आप निर्दोष हैं तो आपकी सर्विस पर आंच नहीं आएगी। किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने से मेरी माँ मुझसे नाराज होगी। मुझे उसने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं किसी निर्दोष पर बदले की भावना से कोई काम करूं। हाँ, लेकिन अगर आप दोषी निकले तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझसे आप किसी फेवर की आशा मत करिएगा, क्योंकि आपने अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी उठाना तो दूर, कच्ची मिट्टी पर पड़ा छप्पर भी छीन लिया था, उन्हें लावारिस छोड़ दिया था। वो पत्नी जिसने आपके लिए अपने सभी अरमान कुर्बान कर दिए, अपनी जवानी खपा दी, काम हो जाने पर आपने उसे दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंका, और बेटे को जो आपका अपना खून था उसे भी आपने मोहताज बना दिया। आपका बेटा ही आपको अपनी शानो शौकत में पैबंद दिखने लग गया था। उसी शानो शौकत के लिए आप पर गरीबों का हक मारने के आरोप लगे हैं। आप किसी सहानुभूति के योग्य मनुष्य नहीं हैं। मुंह लटकाए राघवेंद्र और मालती लौटने लग गए। रास्ते में राघवेंद्र ने मालती से पूछा, आखिर क्या मिल गया तुम्हें उस कच्चे मकान पर हक जमा कर? मैं मना कर रहा था ना, न लिया होता तो आज मैं गर्व से कह सकता था कि मेरा बेटा आईएएस बन गया। अभी किस मुंह से कहूँगा? मुझे पीसीएस और बेटे को आईएएस बनाने का सारा श्रेय एकमात्र रामरती को जाता है। राघवेंद्र बरी हो पाए या नहीं, मालती और रामरती में से किसका घर बसा और किसका उजड़ा? क्या रंजन ने अपने बाप के रूप में राघवेंद्र को स्वीकार किया या नहीं? ये जानने के लिए अगला सीक्वल ज़रूर देखें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि आपको इस ढंग की कहानियाँ मिलती रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।